अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जोर का जोर समा टीवी पर और मुझे कहते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और बिलखुसूस आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो बैटिंग के शोबे में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की टीम को नाकामी का सामना हुआ है। हमारी विकटें ऐसी गिरी हैं जैसे खिजा के पत्ते और ऐसे लगा कि जैसे रेत की दीवार साबित हुई है। एक के बाद एक बचने के लिए साजिद खान को भेजा गया लेकिन वो भी आउट हुए और आखिरकार सलमान अली आगा जिनको बचाने के लिए साजिद को भेजा गया था वो भी आउट हुए। बाबर आजम एक मरतबा से फिर नाकाम रहे और ये वाला दौरा उनके लिए बहैसियत बल्लेबाज तो एक नाकामी की दास्तान है। गो के इसमें कुछ शक नहीं है कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन इस दौरे पर अपनी 6 बारियों में 6 इनिंग्स जो उन्होंने खेली हैं वो तवक्कुआत के मुताबिक और सबसे बढ़कर अपनी सलाहियत के मुताबिक भी रन्स करने में नाकाम रहे हैं। एक मौका ज़रूर आया था पाकिस्तान के पास कि वो इस टेस्ट मैच में अपनी बर्तरी साबित करता जब 313 रन्स किए और फिर कुछ बर्तरी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पर ली। ये मैच किस रुख जा सकता है, कहाँ पाकिस्तान की तैयारियों में खामियां नज़र आती हैं, कहाँ हमारी हिकमत अमली में खामी है और क्या प्लेइंग 11 भी हम बेहतर मुंतखब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्या 17-18 लोगों का जो सपोर्ट स्टाफ है वहाँ पर वो ज़रूरी है। कहीं इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में खिलाड़ी उनकी तवज्जो तकसीम तो नहीं हो रही, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात तो उनके खेल पर असरअंदाज नहीं हो रहे। और पाकिस्तान सुपर लीग में आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पहुँचेगी, इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। और आमिर जमाल की कारकर्दगी जिन्होंने आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा भी किया है वो भी ज़ेर बहस ज़रूर रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जनाब कैसे हैं आपके साहब? बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर यहाँ पर एक मौका ज़रूर था कि अपनी गिरफ्त मजबूत करते मैच पर और बर्तरी साबित करते, वो गंवाया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने? जी बिल्कुल 100% ऐसा ही है और ये पहली बार नहीं हुआ, इस सीरीज में कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को मौका मिला कि मैच जीते, लेकिन शायद खिलाड़ी को खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि भाई 59 साल से हार रहे हैं तो अभी भी क्या जीतेंगे, कि गिरफ्त मजबूत करके फिर खुद लूज कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ, फतह हमारे पास आई, हमने लाते मार मार के भगा देकर जाओ। यही आज भी ऐसे ही लगा कि लग ऐसा रहा था कि ये मैच पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ गया है जब बर्तरी ली, लेकिन उसके बाद जिस तरह विकेटें गिरी हो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम हाईलाइट्स देख रहे हैं। मतलब ये कि एक रन पे 2 आउट हो गए, उसके बाद 58 फॉर 2 था, फिर 68 फिर 7 हो गया। तो मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद तो जो पाकिस्तान ने एक बर्तरी मिली थी आमिर जमाल की वजह से, जो जबरदस्त बॉलिंग की वजह से, वो सारी लूज कर दिया। अब आखिरी पेयर है पाकिस्तान का ऐसा, रिजवान और आमिर जिन्होंने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है, उनसे उम्मीदें हैं कि स्कोर बढ़ाएं। एटलीस्ट 200 रन की तो पाकिस्तान को बर्तरी मिले, उसके बाद बॉलर के पास कुछ होगा फाइट करने के लिए। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि एक बड़ा अच्छा मौका पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट गंवा दिया है। अच्छा, ये जो बाबर आजम की कारकर्दगी इस सीरीज़ में रही है, बहुत सारी बातें उनके हवाले से हो रही हैं। एक उनको आराम करना चाहिए और कुछ उनको वक्फा खेल से लेना चाहिए। आपके ख्याल में क्या ये एक बेहतर सोच है? और अगर चूँकि बाबर आजम को जब आराम देना होगा तो ये एक बहुत गैर मामूली किस्म की चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके हवाले से तो अगर कोई भी बात होती है तो उनके जो उनके परस्तार हैं वो बहुत हसास हैं, वो तो किसी और तरह से बात शुरू होती है और कहीं और निकल जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन हाफिज साहब अब ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान टीम खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे बाबर को कैसे आराम कराते? एक बहुत ही मुश्किल सीरीज जहाँ पे बड़े बड़े जो बैट्समैन है परफॉर्म नहीं कर पाते, वहाँ हमारा प्राइम जो मेन बैट्समैन है उसको हम कैसे रेस्ट करा सकते थे? तो इसलिए तो ये सही डिसीजन था, यहाँ लेकर आए। बदकिस्मती से वो परफॉर्म नहीं कर सके और ये नहीं है कि कप्तानी से हटने के बाद वो परफॉर्म नहीं करे। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में उनकी ओवरऑल कारकर्दगी भी देखें तो जवाल बजीर हमें नजर आ रही है। ये सीरीज तो बहुत ही उनकी खराब गई, लेकिन अब न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज है उसमें मौका है कि बाबर को आप रेस्ट करा दें, क्योंकि अब T20 के हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है जो बाबर की जगह भी ले सके। साइम अयूब से भी ओपनिंग कराई जा सकती है, वैसे भी देखें तो प्लेयर्स हैं। और न्यूजीलैंड की टीम वैसे तो बहुत जबरदस्त है, और लेकिन अभी बांग्लादेश ने रिसेंटली उनको कुछ मैच हराया है। लेकिन उसमें आप ये कह सकते हैं कुछ अहम प्लेयर्स नहीं थे जो पाकिस्तान सीरीज में वापस आए। जो भी हो, छोटे ग्राउंड्स हैं, वहां पर पाकिस्तान के पास अच्छा एक जीतने का मौका होगा। स्क्वाड अच्छा है पाकिस्तान का, तो वहाँ मुझे लगता है कि
आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट तो बाबर को रेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गुफ्तगू करना पड़ेगी, कुछ बातचीत करना पड़ेगी, उनको एतमाद देना पड़ेगा और उनको एतमाद में लेना पड़ेगा कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं, मतलब उनके मर्तबे को देखते हुए और उनकी पाकिस्तान टीम की में उनकी खदमात और उनकी अहमियत को देखते हुए। जी बाबर बहुत बड़े प्लेयर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स में शुमार होता है और वो तो दूसरों को एतमाद देते हैं। आपको याद होगा विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म थे तो बाबर ने ट्वीट की थी, काफी अप्रिशिएट भी किया गया था। और इस तरह तो बाबर को तो काफी उनमें कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन ये बैट पैच अगर आप पास्ट के भी सारे जितने अजीम हमारे बैट्समैन गुजरे हैं, चाहे वो जावेद मियादाद हो, चाहे वो इंजमाम उल हक हो, चाहे कोई भी हो, आप अगर उसके स्टैट्स निकाल के देखें तो बीच में ऐसा अरसा आता है, अगर आप दुनिया की देख लें, चले विराट कोहली की बात कर लें कि बीच में ऐसा बड़ा लंबा टाइम आया जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और अब आप देखें कि दोबारा से उन्होंने अपनी पोजीशन पा ली है। तो बाबर भी अगर आउट ऑफ फॉर्म हुए, एक बैट पैच आया, तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। इंशाल्लाह कभी भी ऐसे आपको एक बड़ी इनिंग उनकी तरफ से नजर आएगी और जब ऐसा हो गया तो फिर वो पुराना वाला बाबर इंशाल्लाह को नजर आना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट गेम ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आपका एतमाद थोड़ा सा भी कम हो जाए तो उसके बाद फिर वो परफॉर्म करने में मुश्किल होती है। और बाबर के साथ ऐसे ही लग रहा है कि शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, तो एक बड़ी इनिंग उनको चाहिए। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जैसे मैंने कहा कि रेस्ट भी उनको कराया जा सकता है, लेकिन रेस्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि 5 मैचों में आपने आराम करा दिया। कुछ मैचों में उनको रेस्ट किया और जहां वो खेल रहे, अगर एक बड़ी इनिंग वो खेल गए तो फिर आपको पुराना बाबर नजर आएगा, जो कि वर्ल्ड कप का साल है और हमें बड़ी जरूरत भी है बाबर आजम की, असल बाबर आजम की, कि वो अच्छा परफॉर्म करें और टीम को टाइटल जितवाएं। सलीम साहब, ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, जैसे शाहीन ने तीसरे टेस्ट मैच में आराम लिया, इसके ऊपर खासी बहस मुबाहिसा है, बहुत बात हो रही है, मुख्तलिफ ख्यालात है लोगों के। पाकिस्तान के जो साबिक अजीम खिलाड़ी हैं वो भी इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। आपके ख्याल में क्या ये एक हल है कि चूँकि ये भी बात होती है कि टेस्ट मैच से अगर आप आराम करते हैं तो फिर T20 से भी आराम करना चाहिए। आपके ख्याल में प्लेयर्स की तादाद को बढ़ाने की तरफ जाने की ज़रूरत है या फिर बहुत बेहतर इंतजामात की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनकी सलाहियतों से बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठा सकें? जी बिल्कुल, लेकिन ये भी चीज़ आप देखिए कि जो हालिया सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया से, उसमें हारिस ने खेलने से मना कर दिया था, नसीम इंजर्ड है, तो हमारे पास ऑप्शंस कम थे और भी 1-2 बॉलर थे वो इंजर्ड थे। तो शाहीन मेन बॉलर हमारे, और जब कप्तान को विकेटें नहीं मिल रही थी तो उन्होंने ज्यादा उनसे बॉलिंग करवाई। 2 मैचेस में, 2 टेस्ट में उन्होंने तकरीबन 100 ओवर्स किए। आप सोचें 100 ओवर, स्पिनर 100 ओवर करे तो वो परेशान हो जाता है। शाहीन तो फास्ट बॉलर है, तो अगर उसके बावजूद वो तीसरा टेस्ट भी खेलते तो मोर देन 50% इम्कान था कि मैच के बीच में वो हाथ पकड़ के, टांग पकड़ के लेटे होते और फिर पाकिस्तान का तो इंजर्ड हो गया दोबारा। तो उस सेंस में तो लग रहा था कि उनको रेस्ट कराया गया, क्योंकि जाती तौर पर मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है इनको यहाँ खिलाना चाहिए, लेकिन जो पिछले 2 मैचों के 100 ओवर वाला वर्कलोड देखूं तो मुझे यही लगता है कि भाई अगर नहीं खिलाते तो ये वैसे ही इंजर्ड हो जाते। अभी मजबूरी थी कि हमारे पास ऑप्शंस कम थे, लेकिन अब जब खेलेंगे न्यूजीलैंड में, वहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, हारिस भी हैं, कुछ और भी बॉलर्स हैं, तो वहां पर ऐसा मुमकिन था। लेकिन वहां वो कैप्टन है और एज अ कैप्टन पहली सीरीज उनकी है, तो पहली सीरीज में जाहिर है वो रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, ऐसा इम्पैक्ट डालना चाहेंगे कि टीम जीते, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नजर आए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी चंद महीने बाद है, उसमें भी इंशाल्लाह यही कैप्टनसी करेंगे। तो ये लग रहा है, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट बिल्कुल हो सकती है, खासतौर पे T20 में हमारे पास इसका चांस है कि हम अगर चाहें प्लेयर्स को तो आगे पीछे कर सकते हैं। कप्तानी की आपने बात की है, शान मसूद की जो फील्ड जिस तरह से वो प्लेसिंग कर रहे हैं, फील्ड प्लेसिंग जो है, जिस तरह से मुख्तलिफ गैर मामूली हिकमत अमली इख्तियार करते हैं मुख्तलिफ बल्लेबाजों के खिलाफ, तो बहसीयत कप्तान आप उनको इस सीरीज़ में कैसे देखते हैं? और आज भी 1-2 विकेट्स उन्होंने लिए जिसमें ज़रा मुख्तलिफ फील्डर्स खड़े हुए नजर आए। कवर पे उन्होंने 3 खड़े कर दिए स्टीवन स्मिथ के लिए, जो सब देखकर हैरान रह गए, और उसके बाद उधर ही वो आउट हुए। तो सब मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि यार ये पाकिस्तान ने जाल बिछाया और स्टीवन स्मिथ जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है वो जाल में फंस गया। तो नो डाउट शाम की कैप्टनसी सीरीज में बहुत अच्छी नजर आई है, कई उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए, और बैटिंग में उनके पिछले मैच में 2 50s भी थी, इस मैच में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन उनको अपने आप को मनवाने के लिए जरूरी है कि कंसिस्टेंट बने, तसलसल के साथ परफॉर्म करें,
ताकि दूसरे प्लेयर भी उनकी इज्जत करें। जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस होगी, दूसरे खिलाड़ी भी बोलेंगे कि हाँ यार ये अच्छा खेल रहा है तो हमको बोल भी सकता है। तो उसके साथ साथ ये सीरीज तो चूंकि मुश्किल थी, ये भी कहा गया कि शायद इनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए यहाँ पर कप्तान बनाया गया, क्योंकि बाबर को ऑफर की थी बोर्ड ने, लेकिन बाबर भी जानते थे कि यहाँ पे हारना तो है ही, तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि एक और शिकस्त का वो दाग नहीं लेना चाह रहे थे कैप्टनसी से, उन्होंने मना किया। अब एक वैक्यूम बन गया तो किसको लाएं, तो फिर ये ऑफर की गई शान को, वो आ गए। उनके बारे में था कि इनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती, ये कैसे कैप्टन बन गए, लेकिन उन्होंने कैप्टनसी बेहतर की, नो डाउट। परफॉर्मेंस में थोड़ा 19-20 रही उनकी, तसलसल नजर नहीं आया, लेकिन कैप्टनसी उनकी ऐसी है कि अगर वो तसलसल से कैप्टनसी करते रहे, पाकिस्तान की कुछ जीतेंगे, तो उसके बाद फिर लग रहा है कि अच्छे कप्तान साबित होंगे और टीम को भी फायदा होगा। सऊद शकील अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश नहीं कर पाए हैं, आपके ख्याल में एक ये, फिर अब्दुल्ला शफीक भी उन्होंने पेयर लिया है इस टेस्ट मैच में, आपके ख्याल में इनकी जो टेक्निकल साइड है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अब यहाँ पर जब ये खेले हैं तो अब सारी दुनिया को ये पता तो चला है कि हम इन दोनों को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे आउट कर सकते हैं, तो टेक्निकल साइड पर काम करने की आपके ख्याल में ज़रूरत है और इसको अब इस खामी को खूबी में बदलने के ऊपर काम करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हाफिज साहब देखें, प्लेयर जो है ना उसको घर का शेयर नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म की कंडीशन हो, जहां हो, उसको जाके परफॉर्म करना होगा। सारे मैच आपको कराची में, पिंडी में या लाहौर में, मुल्तान में खेलने को थोड़ी मिलेंगे, या फिर दुबई में खेल रहे हैं आप, श्रीलंका में या बांग्लादेश में, आपको ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, सब जगह जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बदकिस्मती से मुझे ये चीज नजर आई सऊद शकील में भी कि वो लग नहीं रहा था कि वो इतने कंफर्टेबल है ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे, तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए वो। इसी तरह अब्दुल्ला का भी था, उन्होंने एक आध अच्छी इनिंग खेली, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना होगी, खासतौर पर इनको बाहर के लिए भी एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेलने के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ेगा, अच्छी पिचेस पर खेलने के लिए भी। जैसे मैंने पहले कहा कि सारे मैच इनको बांग्लादेश से, श्रीलंका से या इस तरह की टीमों से होम ग्राउंड पे नहीं मिलेंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये नहीं कि अपने होम ग्राउंड पे कर रहे हैं, आप बाहर आके भी खेलें। तो हो सकता है यहाँ आए हो, उन्होंने तजुर्बा हासिल किया हो, इससे सीखें और अगली कोई सीरीज हो ऐसी मुश्किल तो वहां भी परफॉर्म करें, लेकिन ये सीरीज में तो इन लोगों ने काफी मायूस की। पाकिस्तान सुपर लीग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शेड्यूल आपने आज जारी किया है वैसे अपने तौर पर सलीम खालिक साहब। ये जुमला आपका सही, शेड्यूल आपने जारी किया। शेड्यूल पीसीबी को जारी करना है, जो पीसीबी कर नहीं रहा, और वो तो मैं काफी दिन तक इंतजार किया, मैंने कहा चलो ये तो कर नहीं रहा, भाई लिख दूं उसको, तो अब पता नहीं कितनी चेंजेस हो क्या हो, लेकिन अब तक तो यही है। तो अब टाइम कम रह गया इनको करना चाहिए, तकरीबन 1 महीना और 12 दिन रह गए, बहुत कम दिन है, 40-42 दिन, तो न जाने क्यों लेके बैठे हैं। होगी तो इंशाल्लाह लीग तो होनी चाहिए, लेकिन इस बार इतने बड़े नाम आ नहीं रहे, तो होपफुली जिस तरह से स्लो चीजें गई हैं वो बेहतर होंगी और ट्रैक पर नजर आएगा और एक अच्छी पीएसएल होगी, क्योंकि एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद मिला है, उसको तबाह नहीं करना चाहिए और अच्छा इवेंट कराना चाहिए ताकि लोग भी जो दिलचस्पी बरकरार रहे। अच्छा सलीम साहब, ये जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, हुकूमत ने इजाज़त दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो उनके मीडिया राइट्स वाला मामला है उसके ऊपर कि वो फैसला करें और उसकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुकम्मल करें, फिर आज भी कहीं अब तो पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ेर बहस है, तो आपको लगता है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है? क्योंकि इस मरतबा अगर हम ICC की जो साल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनको नामजद किया जा रहा है, पाकिस्तानी उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि क्यों हमारा कोई भी प्लेयर नजर नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि यूजुअली बाबर जीत रहे होते थे, दूसरे भी होते थे, शादाब होते थे, दूसरे शॉर्ट लिस्ट तो होते ही थे। क्या हमारी परफॉर्मेंस वाकई इतनी खराब रही? ये सब चीजें इनका जायजा लेना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने बोली कि हुकूमत से इजाजत मिल गई है, भाई हुकूमत से इजाजत क्यों मिल गई? होना ही नहीं चाहिए ऐसा। क्रिकेट बोर्ड पे अगर एतमाद नहीं है हुकूमत को तो फारिग करें इनको, अपने लोग को दूसरे लाके बिठाएं जो जिनके ऊपर आपको एतमाद हो। ये क्या तरीका है कि जी फाइल लेकर आओ, पूछो कि ये काम करना है तो कर ले, फाइल लेकर आओ ये करी। तो श्रीलंका वाला हाल हो रहा है हमारा, श्रीलंका में भी इसी तरह की हुकूमती मुदाखलत है। जैसे मैं देख रहा हूँ कल का एक नोटिफिकेशन आया कि जी आप लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स बेच लें, PSL के ये बेच लें, वो बेच लें, पूरी फाइल एक गई हुई है, जो पूछते हैं और उधर से जवाब मिलता है कि ये काम कर ले। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एतमाद नहीं है तो उनको रखा हुआ क्यों है फिर, और रखा हुआ नहीं है।
आपको लगता है फिर ये हुकुम एक तरह से हुकूमती मदाखलत है? देखिए, हुकूमती मुदाखलत तो है, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है कि जो हमको श्रीलंका से अलग करती है, वो ये है कि यहाँ पर ये इलेक्टेड नहीं है लोग, ये खुद नॉमिनेटेड हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी बनाई है हुकूमत ने, ताकि वो इलेक्शन करा के फिर इलेक्टेड लोग लेकर आए। तो इस वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते टोटली कि जी हुकूमती मुदाखलत हो रही है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा का केस, लेकिन अगर हम देखें तो हुकूमती मुदाखलत तो है। अगर तो हम देखते हैं मतलब तो हुकूमती मदाखलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम खालिक साहब ने वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। एक वक्फे का वक्त हुआ चाह रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात अगर इसी तरीके से एक फ़ाइल हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाएगी और उसकी मंजूरी आएगी तो काम इसमें तातुल का शिकार होते हैं, लटकते रहते हैं और मजमूई तौर पर ये खेल के लिए नुकसानदेह हैं। इस वक्फे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, इस पर हर जगह बात हो रही है और बिलखुसूस आज जब एक मौका पाकिस्तान के पास आया कि वो टेस्ट मैच में अपनी बर्तरी साबित करे और आमिर जमाल ने जिस तरीके से पहले बैटिंग में अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया, उसके बाद जब फिर वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो वहाँ पर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया और विकटें भी उनकी उड़ाई। पाकिस्तान के पास मौका ज़रूर था, लेकिन एक बना हुआ मौका जो है उसको ज़ाया किया। जैसे अभी सलीम खालिक साहब कह रहे थे वक्फे से पहले कि पाकिस्तान के पास फतह आती है और पाकिस्तान के खिलाड़ी उसको अपने से दूर करते हैं। इसी कारकर्दगी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और सरफराज नवाज़ खान साहब। सरफराज नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज नवाज़ साहब जी, बिग सैफ, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, आवाज़ आ रही है? आवाज़ ऊंची कर लें प्लीज़। जी 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 सरफराज साहब, पाकिस्तान की इस आज जो टेस्ट मैच अब तीसरा चल रहा है, मजमूई तौर पर पाकिस्तान शिकस्त की तरफ जा रहा है। ये बैटिंग में क्या मसला है? 70 की दहाई गुजर गई, 80 की गुजर गई, 90 की गुजर गई, अब तो वो कंपटीशन भी लगता है, लोग कहते हैं कि नज़र नहीं आता। रवि शास्त्री ने भी बात की, सौरव गांगुली ने भी बात की, फिर स्टीव वॉ ने भी बात की। क्या वजह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में वो असल रंग जिसमें आपको सलाहियत से भरपूर और जिसमें बहुत मुकाबले वाले खिलाड़ी होते थे वो नज़र नहीं आ रहे? देखें, अगर आप दोनों टीमों की बैटिंग देखें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, तो इंडिविजुअल के साथ भी अगर आप मिला लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग ज्यादा बेहतर नजर आती है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों से। ऑस्ट्रेलिया की टॉप बैटिंग भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मिडिल ऑर्डर तो उनका एक दो प्लेयर के अलावा है ही नहीं है, तो स्मिथ भी उनका आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये देखते हुए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की बैटिंग आना अच्छी भी है, उसके बावजूद इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की ये देखने में बॉलिंग ज्यादा डिसिप्लिन और उनके फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर है। एक कॉम्बिनेशन उनका काफी देर से आ रहा है और वहाँ आके वो जो डेंट डालती हैं अपोजिट साइड के ऊपर, वहाँ उनको फायदा मिल जाता है। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की है, बहुत ही अफसोसनाक है कि लीड लेके और उसके बाद अपना मैच को थ्रो अवे कर रहे हैं। जी अच्छा, ये जो हमारी बैटिंग है 100 से कम रन्स में एक मरतबा पहले भी आउट हो चुकी है। ये जो शॉट्स खेलते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज, जैसे बाबर आजम एक ही तरह से आउट हुए इस टेस्ट सीरीज में, वो रन्स नहीं कर पाए हैं। आपको लगता है कि हम मुनासिब अंदाज में तैयारियां नहीं कर पाए सरफराज नवाज साहब इस दौरे के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है जितना कैलिबर है उतना ही सामने नजर आया है। पहले ये जिम्बाब्वे और ऐसी टीमों के खिलाफ श्रीलंका वगैरह के खेलते रहे हैं। एशिया कप देख लें किस तरह ये बुरी तरह हारी अच्छी टीमों के खिलाफ। उसके बाद वर्ल्ड कप में देख लें किसी भी अच्छी टीम को इन्होंने जीते नहीं, इवन ये अफगानिस्तान से बुरी तरह हारे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कोई बेहतर होना चाहिए। उसके बाद जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, वहाब रियाज वगैरह और ये दूसरे, इनका भी मैं कहूँगा कि कोई इतना तजर्बा नहीं है। उसके बाद अंडर 19 का देख रहे, सुहेल तनवीर को लेके आए हैं जिसका बिल्कुल ही तजर्बा नहीं।
और अंडर 19 की टीम यूएई से बुरी तरह आ रही है। तो ये मैं कहूँगा कि कुछ चेंजेस अच्छी नहीं हुई, इससे जो क्रिकेट की बेहतरी होती। जी अच्छा सरफराज नवाज साहब, ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, आमिर जमाल ने बहुत शानदार बॉलिंग का भी मुजाहरा किया, बहुत शानदार बैटिंग भी उन्होंने, बहसीत ऑलराउंडर उन्होंने अपना किरदार निभाया है। आप उनको मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया के अजीम ऑलराउंडर के साथ क्रिकेट खेली हुई है, उनके साथ उनके मुखालिफ? देखें, उन्होंने तो एक अच्छी मिसाल कायम की है और अटैकिंग क्रिकेट खेली है, और आई एम ग्लैड के एक पाकिस्तान के पास अच्छा ऑलराउंडर बनने जा रहा है, बन ही नहीं गया अभी, बनने जा रहा है, मैं ये कहूँगा। दूसरा ये आप देख लें कि पाकिस्तान के दूसरे बैट्समैन इस तरह डिफेंसिव खेले हैं और उसी तरह आउट होते रहे हैं। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है दूसरी, वो एक फ्रेंडली बॉलिंग है, उनमें इतनी ज्यादा पेस नहीं है कि अटैक करके आउट करें, कोई बैट्समैन खुद बहुत आउट हो, तो ये है। तो मैं ये कहूँगा कि आई डोंट नो के जो आपके पास जूनियर है ये वसीम, उसको क्यों नहीं खिला रहे, हालांकि वो काफी 135 प्लस है, उसके बावजूद बार बटाए हुए है। जी अच्छा, ये पेस क्यों कम हो गई है पाकिस्तान के बॉलर्स में? ये बहुत बात हो रही है दुनिया में। नहीं, पेस है ही नहीं। आप देखें, हसन वो एक 127-8 है, उसके बाद ये आपका जो हमजा है वो शुरू से इतना है, उसके बाद जो अफरीदी है वो भी इतना ही हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ज्यादा तेज बॉलर आपके पास मौजूद हैं, उनको बीच में क्यों नहीं लाते? अब उसमें जो ये आपका वसीम जूनियर, ये 135 140 पे है, आप इसको क्यों नहीं खिलाते? एक्स्ट्रा तेज है, तो आई डोंट नो ये कर क्या रहे हैं वहाँ। अच्छा सरफराज साहब, बाबर आजम को आराम करना चाहिए? अगर उनके रन्स नहीं आ रहे तो आप समझते हैं कि उनको आराम की तरफ अगर भेजा जाए तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है? और दूसरा, शान मसूद को इस दौरे पर बहसीत कप्तान आपने कैसा देखा है कि आने वाले वक्त में ये बेहतर हो सकते हैं इससे मजीद, और इस दौरे में आपके ख्याल में उन्होंने बेहतर कप्तानी की है? देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम ही ऐसी है कि उसके खिलाफ आपकी कप्तानी, जो आपकी बैट्समैन ही ना चले तो कप्तानी क्या करेगी? उसने परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है पहले दोनों टेस्टों में भी, और उसके बाद ये जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, जैसे आप देखें ये आपका रिजवान खेला है, डेविंग खेला है, उसने स्कोर किया है, इस तरह बाकी प्लेयर डर के खेले हैं और ज्यादा डिफेंसिव हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो मैं कहूँगा बड़ी अच्छी क्लास की बॉलिंग है, जिसके आगे पाकिस्तान के बैट्समैन, और उसके बाद फिर जो पिचों में फर्क है, बाउंस है, वो भी तो पाकिस्तान की डेड पिचों के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं, ये भी काउंट फॉर है। जी बाबर आजम को आराम देना चाहिए? बाबर आजम को आराम क्यों देंगे? बाकियों भी आराम देने सबको। बाबर आजम का तो एक उनका स्पॉट मिल गया है कि औसम से थोड़ा अंदर लाएं इन स्विंग, और वो गैप बनाता है, और उसी तरह 3-4 इनिंगों में आउट हुआ है, उससे पहले वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही आउट होता रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने इज़हार किया। आप सुन रहे थे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर बिग सैफ यानी कि सरफराज नवाज साहब को। उनका ये मानना है कि कप्तान क्या कर सकता है कि अगर आपके बैटर्स ही काम ना करें, अगर आपके बल्लेबाज बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में ना उतरें, रन्स ना करें, अकेले बाबर आजम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? बाकी भी सब लोगों का काम है जो वहाँ पर इस बहसीत बैट्समैन पाकिस्तान की टीम का हिस्सा, रन्स उन्होंने भी करने हैं। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से उनका ये मानना है कि ये जिस तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान टीम की ये कारकर्दगी, जहाँ पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वहीं पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ है या जो सिलेक्शन कमेटी है या जो दीगर तैनातियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ जगह पर की हैं, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ना कहीं उनके ख़्याल में बहुत ज़्यादा काम बेहतर अंदाज में नहीं किया है। यही वो चीज़ें हैं, जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं, जब आप टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, या फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कारकर्दगी की बात करते हैं, इसके पाथवे की बात करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खामियां
नज़र आती हैं, आपको झोल नज़र आता है, आपको हिकमत अमली में, मनसूबाबंदी में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर नज़र आती है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस सलाहियतों के मुताबिक या जिसका माजी बहुत शानदार हमेशा से रहा है, उसके मुताबिक खेल पेश करने में अब तक नाकाम रही है। दुनिया में यही बात हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आखिर में, जैसे उन्होंने फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान के पेसर्स एक फ्रेंडली बॉलिंग है लगती है। बड़ी तारीफ़ है आमिर जमाल की, और आमिर जमाल के हवाले से भी यही है कि अभी वो बन रहे हैं। यहाँ पर लोगों में एक अभाम ये भी पाया जाता है कि शायद उन्होंने एक इनिंग्स अच्छी खेली है तो लोगों ने उनको मिलाना शुरू कर दिया है। कोई उनको स्टीव बेन स्टोक्स से मिला रहा है, कोई उनको हार्दिक पांड्या कह रहा है, कोई उनको अब्दुल रज़ाक कह रहा है। हालांकि उनको पहला आमिर जमाल अगर वो बने बजाय इसके कि दूसरे अब्दुल रज़ाक बने, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो पहले आमिर जमाल बने और इंस्पायर करें पाकिस्तान के नौजवानों को कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बने। पाकिस्तान को एक ज़रूरत थी एक तवील अरसे से, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद आज तक हम तलाश में हैं कि पाकिस्तान को कोई एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिले, जो कि आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। तो इन सब चीज़ों पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ ने। अब्दुल रऊफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रऊफ़ साहब, पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाई और एक ऐसा मौका कि जहां से पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता था या ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकता था, वो फिर दूर जाते हुए नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में क्या खामी है पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइन में कि अच्छे भले मौके जो हैं वो हाथ से निकलते हुए दिखाई देते हैं? सब मेरा ख्याल है कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। आप देखें कि जो इंग्लैंड की टीम अगर पाकिस्तान के टूर पर आई थी होम सीरीज खेलने, तो उसमें पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को होम सीरीज में 1-0 से हरा कर चली गई। फिर न्यूजीलैंड से बमुश्किल हम सीरीज बराबर करने में कामयाब हुए, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि इस तरह जो अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो आपकी इनकंसिस्टेंसी है आपकी जो टेस्ट क्रिकेट में, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो फ्लॉप हुआ वो है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा पाकिस्तान हारता रहा है। उसके बाद जो आपके बैट्समैन की जो टेक्निक है, जो स्पेशली बात करूंगा मैं साउथ शकील की और अब्दुल्ला शफीक की, क्योंकि वो जो एशियन कंडीशंस है और पाकिस्तान श्रीलंका में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मगर क्योंकि लो बैकलिफ्ट के साथ खेलती हैं और बिल्कुल नीचे जिस तरह लो बाउंस पिचें होती हैं एशियन कंडीशंस में, तो वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में इम्प्रोवाइज या एडजस्ट नहीं कर सके, और ये जो मैनेजमेंट थी साथ उनको पहले काम करना चाहिए था उनके साथ। उसके बाद फिर जो फेलियर आ जाता है आपके जो मेन स्ट्रीम बैट्समैन थे, जिसमें आपके कैप्टन है जो है शान मसूद है, क्योंकि पीछे 20-22 इनिंग्स हैं उसमें उनका फेलियर है। फिर उसके बाद बाबर आजम पीछे 8-10 इनिंग्स में कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए। तो ये कंसिस्टेंट मेरा ख्याल है कि जो डिक्लाइन है परफॉर्मेंस में पाकिस्तान के प्लेयर्स का टेस्ट क्रिकेट में, उसकी वजह से ये हम सफर कर रहे हैं। अच्छा, आमिर जमाल की हैसियत फास्ट बॉलर आप कैसे देखते हैं इस सीरीज में कारकर्दगी? उन्होंने विकेटें भी ली हैं, फिर रन्स भी किए हैं। देखिए बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, और स्पेशली आपको याद होगा 1982 में इमरान खान ने सिडनी में 12 विकेटें ली थी। उसके बाद मोहम्मद आसिफ ने 2010 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, आउट क्लास किया था ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद बड़े लंबे अरसे के बाद किसी फास्ट बॉलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में। मगर असल चीज ये है कि क्या वो इस परफॉर्मेंस को या ये जो उनकी जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में रही है उसको, इस सिलसिले को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि एक वैक्यूम तो हुआ है पाकिस्तान की जो टीम है उसमें ऑलराउंडर का, और फहीम अशरफ को बार बार कंसिस्टेंट चांसेस वगैरह दिए गए, मगर वो अपनी जो प्लेस है उसको जस्टिफाई नहीं कर सके पाकिस्तान की टीम में। तो आप बड़ी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है आमिर जमाल के पास कि वो जो एक वैक्यूम था ऑलराउंडर का, उसको वो किस हद तक फुलफिल करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि असल चीज एक आध परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि अगर फहीम अशरफ का भी आप देखें अर्ली ऑन तो बड़ा उनका बड़ा ब्राइट कैरियर था और बड़ा अच्छा उड़ान अच्छी थी, मगर उसके बाद उसको कंसिस्टेंटली उसको वो अपनी फॉर्म को बरकरार नहीं रख सके। तो इसी में देखना पड़ेगा अब आमिर जमाल पे कि वो किस हद तक अपना जो ये परफॉर्मेंस है उसको कंसिस्टेंट आगे बरकरार रख सकते हैं नहीं। आपके ख्याल में कितने रन अगर पाकिस्तान बना ले तो कुछ मैच में दिलचस्पी आ सकती है, क्योंकि आखिरी पैर है पाकिस्तान का? देखिए मेरा ख्याल है कि इनको पहले जज करनी चाहिए थे पिच, और इनको पता था कि जो पिच की सिचुएशन है बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर हम 220, 25, 30 रन करेंगे या 250 तक ले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को हम पकड़ सकते हैं या मैच
अच्छा हो सकता है। मगर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो उसको प्लान करने में नाकाम रही, ना विकेट को रीड कर सकी हैं और ना ही कोई स्ट्रेटजी वगैरह बना सके हैं, तो इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि 100 रन होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 82 रन है और अब अगर भी 100 रन में भी 18 रन है। और उसके बाद सबसे जो बेसिक चीज आप ये देखें कि आपके जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर आगे सलमान, वो उनको नंबर 8 पे भेजा गया, और जो आपके जिसकी वजह से आप इस टेस्ट में अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, आमिर जमाल, जिन्होंने उनको उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू माहिरीन क्रिकेट की और पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ जो शोबे हैं उन पर माहिरीन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से देखना पड़ेगा कि खेल के मायार को बुलंद करने के लिए सिलेक्शन को बेहतर बनाना और बेहतर हिकमत अमली तैयार करने वाले लोगों को जिम्मेदारियाँ देना पड़ेंगी। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।